राम साहब। और आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? कल से आपकी सब्जेक्ट की क्लास 4 घंटे की चलेगी। कितने घंटे की? 4 घंटे। 2 घंटे सर की रहेगी और 2 घंटे मेरी। आज 1 घंटे पहले सर की हो जाती है, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? ईमानदारी से पढ़ना है, पढ़ाई को मजाक मत समझना है, क्योंकि आपके पास 15 महीने का समय है और ये ऐसे ही समय चला जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 8 यूनिट पढ़ाने के लिए 4 टीचरों की व्यवस्था कर दिया आपके बाड़मेर में, ठीक है ना? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ईमानदारी से आपको पढ़ना है और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। अगर फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, ये समय से ही चला जाएगा, बार बार लौट के नहीं आएगा, ठीक है ना? सर का इंट्रोडक्शन आपको पता होगा। सर का नाम मधुसूदन कसाना सर है। इनकी खुद की एकेडमी चलती है जयपुर में ना, अक्षर एकेडमी के नाम से, ठीक है? 4 साल से पढ़ा रहे, ठीक है? और कि ये बार बार रिक्वेस्ट किया हूँ तब आया, क्योंकि अभी भी ये वहीं पढ़ाने लग गए थे। मैंने बोला सर बाढ़ में आ जाओ, बाद में जाना, क्योंकि मुझे जाना है, आपको पता है ना, अब मुझे जाके संभालना है। तो मैं बोला कि अब पीछे से तुम संभाल लो, तुम्हारे को जिम्मेदारी देके जा रहे हो ना। अच्छे से पढ़ाएंगे, कहीं भी कोई समस्या हो तो सब आराम से संतुष्ट करेंगे। और पूरी यूनिट पढ़ने के बाद हम सर आपको टेस्ट करवा देंगे, ठीक है ना? समस्या कोई भी नहीं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी। अपवाद हर बैच में होते एक दो, सबको संतुष्ट हम नहीं कर सकते, समझ गए ना? कोई भगवान भी नहीं आए वो भी नहीं कर सकता, ईश्वर भी साक्षात प्रभु भी आ जाए ना, वो भी सबको नहीं कर सकता, ठीक है ना? सर पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। 1 घंटे सर पढ़ा देंगे, 1 घंटे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? और जो आपका टेस्ट पेपर है वो सोमवार को होगा, ठीक है? समय मिल गया ना आपको? सोमवार को होगा, सर की क्लास हो जाएगी। ये इन्होंने पेपर तैयार नहीं किया, हमारी ओर से हम कर दिए थे, ठीक है ना? तो सोमवार को हो जाएगा, ठीक है? क्लास होने के बाद, सर की और मेरी क्लास होने के बाद, हम समझ पा रहे हो? ठीक है, सर पढ़ाएंगे ना, आराम से पढ़ना है। और आपको वो चीजें ग्रहण करनी है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या है मोस्ट, समझ गए ना? तो याद है पहले देखा था मुझे कहीं पे, या फिर भूल गए 8-10 दिन में? तो क्या? नहीं नहीं, भूल जाते हैं आजकल लोग ना, है ना? चलो, तो क्या चल रहा था अपना? अधिगम नहीं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का स्थानांतरण, ठीक है? क्या? नहीं, रिवीजन करवा देता हूँ ना मैं। और नए वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये बाकी सब बैठे हुए हैं ना, आपके बराबर ही हैं, सिर्फ 3 घंटे ज्यादा पढ़े हुए हैं। और इन्होंने 3 घंटे में जो पढ़ा है ना, इनको उतना ही याद है जितना तुमको याद है। भरोसा नहीं तो पूछ के देखो, सही है ना? तो नए वालों को बिल्कुल नहीं घबराना, अभी भी आपके पास उतना ही टाइम है जितना इन लोगों के पास है, ठीक है? आपकी जो यूनिट बची हुई है वो वापस हो जाएगी नए वालों की, सिलेबस पूरा होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो नए हैं? एक दो पुराने वालों ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। क्यों भाई, नए वालों के साथ बैठना है क्या तुमको? हैं? भाई पुराने वालों के साथ बैठ लिए हो और नए वालों के साथ बैठना हो, इसलिए हाथ खड़े कर रखे हो। चलो ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रशिक्षण का स्थानांतरण, यही चल रहा था ना? पहले तो ये बताओ अधिगम कहते किसे हैं? याद है किसी को? मैंने बताया था। शाब्दिक अर्थ क्या है अधिगम का? सीखना, जानना, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है? यही था। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैंने बताया, क्या बताया? कि व्यवहार में कौन से परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फास्ट, जिससे क्या है कि नए वालों को ऐसे नहीं लगे कि क्या पता क्या हो गया आपका, आज कहाँ से चल रहा है मामला, ठीक है? तो ये था अर्थ, सीखना, जानना, ज्ञान प्राप्ति। अगर 2 शब्दों में कहे, ऑथेंटिक परिभाषा एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगी ना, वो ये मिलेगी, अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा। 3 शब्द आप याद रखोगे, क्या क्या? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला कौन सा परिवर्तन? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी हमने क्यों कहा? कि ना तो वो परिवर्तन स्थायी होंगे व्यवहार में, और ना क्या अस्थायी होंगे। स्थायी क्यों नहीं होंगे? स्थायी इसलिए नहीं होंगे कि फ्यूचर में, भविष्य में चेंज करने की जरूरत पड़ती है हमें।
जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डेटा चेंज होता रहता है, इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, ज्ञान बढ़ता रहता है ना। ठीक है, पहले हम 8th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ते थे, तो ज्योग्राफी पढ़ते थे तो वहां पे क्या था, एक संकुचित रूप में दिया होता, छोटे रूप में दिया होता ज्योग्राफी। 9th में आए, 10th में आए, धीरे धीरे चीजें बढ़ी ना, हर सब्जेक्ट अपर चलता है। फर्स्ट क्लास में आपको 1 2 3 4 सिखाया, उसके बाद में सेकंड क्लास में आए तो आपको 11 12 पहाड़े सिखाए गए, 2 4 6 8 10 जो भी बोलते हो आप। ठीक है, तो धीरे धीरे हमको संशोधन करना होता है, ज्ञान में सुधार लाना होता है, बढ़ाना होता है चीजों को। इसलिए वो स्थायी नहीं है, और अस्थायी इसलिए नहीं है कि वो कुछ समय के लिए हमारे क्या रहता है, व्यवहार में रहता है। अगर अस्थायी होंगी चीजें तो व्यवहार में नहीं रहेंगी। तो ये हो गया अधिगम। उसके बाद में मैंने बताया प्रशिक्षण का स्थानांतरण मुख्य रूप, बोलते रहा करो साथ में, कितने प्रकार मुख्य रूप से। देख लो एक बार, देख के बोलो फिर, लेकिन बोलो तुम, कितने प्रकार, 3 कौन कौन से। पहला, खाना नहीं खा के आया आज सुबह, जल्दी आ गए, समोसे मिलेंगे लास्ट वाले दिन, अभी कुछ नहीं है। तो पहला है सकारात्मक, कौन सा, दूसरा नकारात्मक, और तीसरा शून्य। अगर कोई पहले सीखा हुआ ज्ञान प्रशिक्षण दूसरी स्थिति परिस्थिति में क्या करे, सहायता करे, तो वो कौन से स्थानांतरण, सकारात्मक। देखो आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, जितना ज्यादा बोलोगे ना चीजों को उतनी ज्यादा याद रहेंगे आपको। घर जाके जो पढ़ोगे ना वो उतने अच्छे से स्थायी नहीं हो पाएगा माइंड में जितना कि क्लासरूम में होता है। तो आप बोला करो, ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आए वापस पूछा करो, फिर भी समझ नहीं आए फिर से पूछा करो, फिर भी समझ नहीं आए तो खुद से कोशिश किया करो, क्योंकि कमी आप में 3 बार बताने के बाद। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, सकारात्मक स्थानांतरण। उसके बाद मैंने बताया कि सीखा हुआ ज्ञान क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, प्रॉब्लम करे दूसरे ज्ञान को सीखने में, तो वो कौन सा, नकारात्मक। उसके बाद मैंने बताया, क्या बताया, कि ना तो सहायता करे और ना बाधा उत्पन्न करे, कि कोई योगदान नहीं रहता, तो वो कौन सा स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। ये 3 स्थानांतरण बताए मैंने। ठीक है, उसके बाद में एक बताया पार्श्विक स्थानांतरण, कि सैद्धांतिक रूप से सीखे हुए ज्ञान का क्या करना, व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना, या फिर हम कह सकते हैं किताबी ज्ञान का जो आज हम किताबों से सीख रहे हैं ना, उसको डेली लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन को चलाने में उपयोग करना। ये हो गया आपका पार्श्विक। द्विपार्श्विक स्थानांतरण मैंने बताया आपको, उसका क्या है, कि शरीर के एक हिस्से से प्राप्त ज्ञान अर्जित ज्ञान दूसरे हिस्से से प्राप्त ज्ञान में काम आए, वो हो गया द्विपार्श्विक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, ऊर्ध्व, ठीक है, जो भी है आप समझ गए। ठीक है, पहला कौन सा है, क्षैतिज, और दूसरा ऊर्ध्व। अभी सब पानी पी के आए हो, एक बार बोला तो करो तुम। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा खुद में, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने जल्दी सिलेक्शन के पास पहुंचोगे तुम। बोला करो चीजों को, कोई कमजोर नहीं है यहाँ पे। जो बच्चा घर से निकल के माइंड सेट लेके कोचिंग में आ गया ना, मुझे पढ़ना है, जॉब लगना है, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। ठीक है, आप में काबिलियत है तभी आप यहाँ बैठे हुए हो, नहीं तो जिनमें काबिलियत नहीं है वो आज भी घूम रहे हैं गाँव में। और वो पता है कब आएंगे, एग्जाम आ गई, 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने पहले आएंगे, 4 महीने पहले आएंगे कि कोई टीचर कोई रामबाण औषधि दे दे और अपना काम हो जाए। ऐसा होता है क्या, नहीं। जो रेगुलर मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, निरंतरता, कंटिन्यूटी भी कोई चीज होती है। आप लगे रहो, धीरे धीरे लगे रहो। 15 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो 15 महीने आपके लिए बहुत है। नोट्सों से पढ़ो, किताबों से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ऑथेंटिक चीजें पढ़ो, बार बार रिवीजन करो और सिलेक्शन ले लो, क्योंकि ये जो टाइम चला जाएगा ना तुम्हारा, वो वापस नहीं आने वाला। लड़कों का घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे पास भी बहुत है। ठीक है, तुम्हारा एक घर है, लड़कियों के कितने घर हैं, 2। एक तो जो घर माँ बाप का, एक ससुराल। तुम्हारे पास 2 जगह की जिम्मेदारी है, तुम्हें बड़े तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एक बार कोचिंग करवा देंगे ससुराल वाले, घर वाले, दोबारा नहीं भेजने वाले कि पहले कर ली। किन किन परिस्थितियों से लड़ते हुए तुम यहाँ रहे हो, आज बाड़मेर में एक जगह हुए हो, इस छत के नीचे हैं हम मारवाड़ क्लासेज में। क्यों है, अपना लक्ष्य एक ही होना चाहिए, सिलेक्शन, मात्र सिलेक्शन।
उस दिन क्लास वाली बात आ रही थी कि सर 3 घंटे ले लिए, कुछ बच्चे बोर हो रहे थे, ऐसा है। चलो कोई नहीं, ब्रेक दे दिया करेंगे, लेकिन आप पढ़ा करो, ठीक है। तो ये है, मैंने जो पिछला पढ़ाया हुआ है उसका मैंने क्या करवा दिया, रिवीजन। आज आप कहो तो नया टॉपिक स्टार्ट करूं मैं, और आप कहो तो एक बार इसको कंप्लीट कर दूं 30 मिनट में मात्र। हाँ, फिर नए वालों का नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी, रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, घबराने वाले कोई दिक्कत नहीं है। और भी बड़ी अगर कोई समस्या आ जाए तो मैं पढ़ा दूंगा तुमको फिर से, ठीक है। ओके, तो आगे देखिए, मैंने क्या अधिगम वक्र चला रखा था, अधिगम वक्र यही चल रहा था ना। कितने लोग हैं जो ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि घर जाके मैंने नोट्सों को उठा के देखा था, ईमानदारी से। सबको अपनी अपनी वाली विद्या की कसम है, दूसरों की नहीं है। कोई मात्र एक दो, इन लोगों को ही चाहिए सिलेक्शन, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। ये इतना सफिशिएंट पैसा है घर पे कि इधर पैसा बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो फिर भी हम 2 साल तक वापस टांगेंगे बैग, बाड़मेर में घूमेंगे इधर। आज मारवाड़ में है, कल पता नहीं दूसरी कोचिंग में बोले वहां का टीचर आ रहा है बढ़िया पढ़ा रहा है। सब टीचर वही पढ़ाएंगे, ज्ञान वही है, थोड़ा सा बोलने का फर्क हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपका कंटेंट और ज्ञान तो वही है ना। तो मेहनत किया करो। मैं वहां से चल के यहाँ आया हूँ, दिनेश जी के पीटीआई जी के बार बार कहने पे आया हूँ, हकीकत बात कह रहा हूँ मैं। मेरा खुद का मन नहीं करता, लेकिन 3 घंटे क्लास ले ली, इनसे कमिटमेंट हो गया मेरा कि मैं कोर्स करवाऊंगा आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, इसलिए आया हूँ, रियल बात बताऊं तो, ठीक है। तो प्लीज पढ़ा करो, कल एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने 10 मिनट लगे होंगे आपको रिवीजन करवाया ना, आप खुद से 10 मिनट में कर सकते हो। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मात्र लास्ट दिन तक आपकी ऐसी हो जाएगी, 2 घंटे में पूरे नोट्सों का रिवीजन कर दोगे आप। कोई बड़ा भारी काम नहीं है ये सिलेक्शन। एक बार स्ट्रेटेजी रणनीति समझ में आ गई ना आपको, पढ़ना किस तरीके से, सिलेक्शन कोई दूर नहीं है। अपने पन्ना राम जी सर हैं, बहुत सारे एग्जामों में सिलेक्शन ले रखे हैं, रणनीति समझ में आ गई एक बार, तो वो चीज़ें आप खुद से बनाओ, कोई बना के नहीं देगा आपको। वो वाला टाइम टेबल मत बनाओ, सुबह 5 बजे उठना है, पता चले 5 बजे के अलार्म बंद, हम उठ रहे हैं 8 बजे। टाइम टेबल वो बनाओ, दिन में पढ़ाई करो, रात को मस्त सो, ठीक है। आगे अधिगम वक्र, अधिगम वक्र किसके सूचक होते हैं, ये हालत है सीखने की प्रगति के। प्लीज आज जो हालत है ना वो कल नहीं होनी चाहिए, रोज पढ़ के आओ आप, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है। अधिगम वक्र किसके सूचक होते हैं, सीखने की प्रगति के, कि आपने जो सीखा वो कितना सीखा, कितने अभ्यास में या कितने प्रयास में सीखा, ये होते हैं अधिगम वक्र। आपका टॉपिक वहीं हो गया था जहां अधिगम के स्थानांतरण कंप्लीट हुए थे ना, वहीं हो गया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार साइड से क्वेश्चन पूछ लेता है, उस स्थिति में आप कोचिंग वालों को गलत नहीं कहो, टीचर को गलत नहीं कहो, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। ओके, तो ये होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक। सीखने की प्रगति को ग्राफ पेपर पर या फिर लाइनों के माध्यम से दर्शाना, रेखाओं के माध्यम से दर्शाना क्या हो गया, अधिगम वक्र। इतना मैंने लिखा दिया था, याद है ना इतना, ठीक है। अधिगम वक्र के प्रकार लिखिए आप, डालिए हेडिंग अधिगम वक्र के प्रकार। मैं क्लास में बार बार पूछता रहूंगा समस्या कहां आ रही है, आप बताओ मुझे। मेरी अगर भाषा समझ नहीं आ रही तो मैं मारवाड़ी सीखूंगा 2 दिन बाहर बैठ के, लेकिन तुम पढ़ो। अधिगम वक्र के प्रकार सभी डालिए, और इसमें पहला प्रकार लिखिए समानांतर वक्र। अधिगम वक्र के प्रकार पहला लिखिए समानांतर वक्र, ये हेडिंग रहेगी आपकी, अधिगम वक्र के प्रकार। या फिर डालो डालो हेडिंग डालो, आगे समानांतर वक्र के आगे लिखिए समानोपलब्धि वक्र। हाँ, समानोपलब्धि 2 शब्दों से मिलकर बना है। वैसे मैं हिंदी का टीचर हूं नहीं, फिर भी आपको बता दूं, समान और उपलब्धि,
उपलब्धि किसे कहते हैं हम, जो हमने ग्रहण किया है उसे उपलब्धि कहते हैं ना। तो इसका दूसरा नाम क्या है, समान उपलब्धि वक्र। इसका तीसरा नाम क्या है, सिंगल लाइन कर्व। अगर कोई अंग्रेज हो, कोई आया हो कहीं से इंग्लैंड वगैरह से, वो इंग्लिश में लिख ले, ठीक है। सिंगल लाइन कर्व, समानांतर वक्र, समानोपलब्धि वक्र, ये पहला वक्र है आपका। लिख लिया सबने, ठीक है। देखिए ये वक्र कैसा होता है, समान उपलब्धि, नाम से पता चल रहा है इस वक्र का कि जैसे जैसे अभ्यास या प्रयास क्या होंगे, बढ़ेंगे। जैसे जैसे अभ्यास या प्रयास बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखने की क्या होगी, गति बढ़ेगी, ठीक है। वैसे वैसे सीखने की गति बढ़ेगी। कुछ समझे इससे, नहीं समझे, समझाया ही नहीं मैंने अभी, ठीक है। तो ये है अभ्यास। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, 10th में कभी बनाया होगा, ऐसी लाइनें रहती है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको ये इतनी नहीं लिखनी। ये है सीखने की गति, कि हमारा सीखना कितना हुआ, वो है ये सीखना, कि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेंगे, प्रयास बढ़ेंगे हमारे, वैसे वैसे सीखना बढ़ता जाएगा। तो ये वक्र क्या कहता है कि जैसे जैसे सीखने के अभ्यास या प्रयास बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखना बढ़ता जाएगा। लेकिन कैसे बढ़ता जाएगा, इस वक्र के अनुसार सीखने की गति क्या होती है, हमेशा समान होती है। ये लाइन कैसी है, सीधी। तो आपका पहला प्रयास ये रहा, ठीक है। पहले प्रयास में आपने पहली चीज सीखी, ये इधर दूसरा प्रयास रहा आपका, ठीक है। दूसरे प्रयास में दूसरी चीज सीखी, ये आपका तीसरा प्रयास, ये तीसरी चीज सीखी, ठीक है। ये वक्र ये कहता है कि सीखने की गति हमेशा क्या होती है, समान होती है। आप हर बार प्रयास करो, हर बार सेम सीखोगे। लेकिन ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कि जब जब आप सीख रहे हो एक समान गति से सीख रहे हो, ऐसा होता है। या फिर कभी ऐसा होता है, कभी हम कम सीख रहे हैं या कभी ज्यादा सीख रहे हैं, होता है। आपके पीटीआई जी ने पढ़ाए होंगे कि इतने सारे टॉपिक है यूनिट में, आपकी 7वीं यूनिट कंप्लीट हो गई, 8वीं कंप्लीट हो गई, उनमें अध्याय हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। तो आपको कोई चैप्टर तो ऐसा होगा जो ज़्यादा समझ आया होगा, और उसमें से कोई एक चैप्टर ऐसा होगा थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या कि सीखने की गति हमेशा एक समान हो? नहीं है ना। पहली चीज कि ये वक्र पॉसिबल ही नहीं है, ये वक्र कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि सीखने की गति, सीखने के अभ्यास या प्रयास और सीखना कभी समान नहीं हो सकता। आपने 6th क्लास में कितने % मार्क्स आए? जो आपकी मार्कशीट आई होगी ना 6ठी क्लास में, कितने % नंबर आए थे? याद नहीं है, चलो 10वीं के बताओ, जितने भी आए थे। उसके बाद आपने दिया 12वीं, ठीक है। 12वीं में सेम थे 10वीं के या फिर कुछ बदले? ठीक है। उसके बाद में फिर आप निकले घर से बीए करने के लिए। भाई बात मत करो प्लीज। उसके बाद में बीए करने के लिए निकले, जो 10वीं में थे वो 12वीं में नहीं है, जो 12वीं में है वो बीए में नहीं है। और उसके आगे भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो भी करोगे हमेशा समान रहती है क्या आपकी परसेंटेज? नहीं है ना। तो ये वक्र पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल का मतलब ऐसा वक्र बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पहला वक्र लिख लो, मैंने लिखा दिया, ये बना लो। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखाऊंगा मैं, लिखो, बनाओ ये डायग्राम। अगर ऐसा वक्र आए तो आपको ध्यान देना है। ठीक है। ये लिखना है, पीछे वाले बड़े जल्दी लिखते हैं, बोलने के लिए मुझे मजबूर करते हैं। तो ये इमोशनली ब्लैकमेल हो गया ना।
ये गलत बात है। ये सब आगे लिखिए नोट, वो भी 20 वाला नोट लिखो, नोट नोट NOT। इस प्रकार का वक्र काल्पनिक वक्र है। अर्थात यह वक्र कभी संभव नहीं हो सकता। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने इस वक्र को कैसा बताया है? काल्पनिक। काल्पनिक जानते हो ना, कि जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, सोचा जा सकता है, हकीकत में ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है। आप कोचिंग में आए, पहले दिन सब लोग चुपचाप पढ़ रहे थे, सब कुछ ओके ओके चल रहा था, ठीक है, कोई किसी को नहीं जानता था, इधर कोई किसी के पास नहीं बैठता था, सही है ना। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, ठीक है, आपस में बातचीत होने लगी, तू कौन सी कॉलोनी से, मैं कौन सी कॉलोनी से, ठीक है, रोड पे जानकारी हुई, इधर उधर कहीं भी गोलगप्पे ठेले वाले पे, कहीं भी आगे बात बढ़ी। 2-4 दिन बाद में क्या हुआ, बातचीतों में लग जाते हो आप। सीखने की गति जो पहले दिन थी वो तीसरे दिन नहीं है, और अगर ज्यादा बातचीत करोगे तो 5वें दिन नहीं रहेगी। पहला एग्जाम्पल ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर लूं कि आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहती है क्या? आप 5 दिन कोचिंग आए, आपको 5 दिन कोचिंग आने के बाद पता चला अपना गांव अच्छा था, इधर का वातावरण सूट नहीं हो रहा। अब वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, गांव में क्या अच्छा था जो इधर नहीं है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं जो भी। तो उसको लेके आपने क्या किया कि तबीयत खराब हुई, या फिर घर वालों ने कह दिया बेटा आजा, आज पड़ोस में शादी है, आप चले गए 3 दिन। 3 दिन बाद में आए तो आपकी स्पीड वही थोड़ी रहेगी। 3 दिन बाद में पीछे वाला पूरा साफ, और आगे वाला आने वाले 3 दिन तक समझ नहीं आएगा, इसलिए कंटिन्यू आया करो तुम, ठीक है। तो ऐसा वक्र संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है। कभी आप बीमार हो गए, या फिर कभी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, हमेशा सीखना एक समान नहीं हो सकता। ये पहला वक्र का प्रकार था। आगे बढ़ते हम, दूसरा लिखिए अधिगम के प्रकारों में वर्धनशील वक्र। कोई इंग्लिश मीडियम से थोड़ी है, फिर इंग्लिश लिखना जरूरी है, ठीक है। नहीं मैं तो लिखूं ही नहीं, खुद परेशान हूं। दूसरा वक्र लिखिए वर्धनशील वक्र, उन्नति वक्र। ये आपकी सुविधा के लिए था, सिर्फ इंग्लिश लिखना सीखा करो, कोशिश किया करो इंग्लिश सीखने की। कोई नहीं, बातें मत किया करो, आपको पता नहीं चलेगा मजाक मजाक में कब सिलेबस हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, पता नहीं चलेगा, मैं सिलेबस करवा जाऊंगा, उसके बाद पता चलेगा ओहो 1 यूनिट और गई और अपना आज भी वही है, ठीक है। वर्धनशील वक्र, उन्नति वक्र, नाम से पता चल रहा होगा, वर्धनशील वक्र या फिर उन्नति वक्र। प्रोग्रेस कर रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये अंग्रेजी वाले भाई साहब के लिए, आपकी भाषा में कहूं तो चीजें बढ़ रही है। वर्धनशील वक्र कैसा होता है, देखिए, ये हो गया आपके प्रयास, और ये हो गया आपका अधिगम या सीखना, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रयास, ये हो गया अधिगम या सीखना। इस प्रकार के वक्र में क्या होता है, इस प्रकार के वक्र में जैसे जैसे प्रयास बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होती है, सीखने की गति कम होती है। बहुत अच्छी बात कही, आज जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी बात कही तुमने। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने प्रयास बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, सीखने की गति या फिर सीखना या फिर अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है, सीखना ज्यादा होता जाता है। शुरुआत में जैसे जैसे प्रयास कम रहते हैं, अधिगम कम होता है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है
वैसे वैसे अपना सीखना क्या होता जाता है, ज्यादा होता जाता है। आप किसी चीज को एक बार पढ़ोगे तो पहली बार में कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। पहली बार में सिर्फ इतना पता चलेगा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। दूसरी बार पढ़ोगे तब पता चलेगा क्यों मारा था, ठीक है। वो चीजें हैं कि जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अधिगम की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये वक्र जिस स्टूडेंट का बनता है ना, वो हमेशा सिलेक्शन पे पहुंचता है। कि जैसे जैसे आप प्रयास करोगे, जैसे जैसे आप पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड रहोगे, वैसे वैसे आपके अधिगम की मात्रा है, आपके रिजल्ट हैं, आपके परिणाम है ना, वो बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है, सबसे अच्छा वक्र है, सबसे अच्छा वक्र। इसको बनाओ आप एक बार। और ये क्या है, पॉसिबल है हमारे यहाँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहली क्लास में कम नंबर, दूसरी में जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते रहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते रहते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट कर बच्चा 80 से 85 90, धीरे धीरे चीज चलती जाती है। और जैसे जैसे उनकी एजुकेशन लास्ट तक पहुंचती है ना, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग मेरिट में आते हैं, अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में, उनका यही वक्र होता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता। अपन क्या है, बोले बड़े स्टूडेंट हैं, अपने साथ जो होता है वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी आप एक बार इसको बनाओ, फिर नोट लगा के कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। बना दिया कि जैसे जैसे प्रयास बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अधिगम की मात्रा बढ़ रही है। इसमें लिख लेना एक सबसे अच्छा वक्र है, नोट लगा के लिखो ये सबसे अच्छा वक्र। नोट में अगला एरो लगा के लिखो, इस वक्र के अनुसार इस वक्र के अनुसार जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इस वक्र के अनुसार जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अधिगम की मात्रा बढ़ती जाती है। हो गए? आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ऐसा कुछ भी दिखे मामला, कौन सा वक्र है, वर्धनशील वक्र, और ये उन्नति वक्र इसका नाम, ये ज्यादा पूछता है। कभी कभी ये नाम भी आपका पूछ लेता है। अरे यहां तक मामला सेट है ना? जिसका नहीं हो वो बता देना। फिट है ना? बस फिट ही रख तू। आगे देखिए तीसरा वक्र। तीसरा आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? जैसे मैंने अभी उन्नति वक्र बताया, उसका उल्टा क्या होगा? अवनति। शाबाश, बिल्कुल परफेक्ट है। अवनति वक्र। वर्धनशील वक्र बताया, उसका उल्टा क्या होगा? घटनशील वक्र। देखिए अगला है अवनति वक्र। अवनति वक्र या फिर घटनशील वक्र। अवनति वक्र या फिर घटनशील वक्र, उसका जस्ट अपोजिट है। अपने वाला जो वक्र बनता है वो ये बनता है, तो अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो इस वक्र में क्या होता है आप बताएंगे मुझे? मैंने पहले ही समझा दिया था कि ये रहे आपके प्रयास, या प्रयास या फिर इसे कह सकते हैं अभ्यास, ठीक है। आप प्रयास करो, अभ्यास करो, प्रशिक्षण, जो भी बोल सकते हो इसको। जो भी कोशिश हो रही है ना आपकी सीखने की, वो ये है। और ये है आपकी अधिगम की मात्रा या सीखने की मात्रा। अधिगम। तो अब इसको कैसे कहोगे आप? ठीक है, इन्होंने बता दिया कैसे बनेगा, पूरा पूरा समझ आ रहा है भाई को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अधिगम की मात्रा क्या होती जाती है? घटती है। तो ये कैसे स्टार्ट होगा?
पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है, कुछ प्रयासों में बढ़ेगी, उसके बाद में एक बार ऊपर जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी या कम होती जाएगी। और अपने वाला मामला ऐसा का ऐसा होता है। सच तो कह दिया करो, यही होता है ना। पहले दिन आए थे तुम, ये जोश था पढ़ने में, 3 घंटे पढ़ाओ 5 घंटे पढ़ाओ, उस दिन अगर कोई 8 घंटे पढ़ाता ना तो आप लोग 8 घंटे बैठ के पढ़ते, क्या ढीले पड़ गए? तो ऐसा मत करो तुम। हम इतने पढ़ाते हुए हम लोग नहीं पढ़ रहे ढीले, तुम क्यों पढ़ गए यार, जवान हो तुम तो अभी। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है ना, वैसे वैसे अधिगम की मात्रा घटती जाती है। बनाओ ये, फिर इसमें भी एक लाइन लिखनी है, बना लिया, नोट लगा के लिखो। इस प्रकार के अधिगम वक्र में, इस प्रकार के अधिगम वक्र में जैसे जैसे, कैसे कैसे, जैसे जैसे, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे, इस प्रकार के अधिगम वक्र में जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सीखने की मात्रा घटती जाती है या कम होती जाती है। लैंग्वेज अपने हिसाब से कर लिया करो तुम, मारवाड़ी में और अगर कुछ भी लिखो ना वो लिख लिया करो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये मेरी बनाई हुई लैंग्वेज है, वैसे किताबों में तो बहुत उलझा रखा है साइकोलॉजी को, ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ ही नहीं सकते। और पीछे बालकनी वालों, समझ आ रहा है ना, तुम लोग यार यूं नीचे होके लिखते ही दिखते हो, कुछ बोला तो करो पीछे से, ठीक है। कि इस प्रकार के अवनति वक्र, या फिर अब मत बोलो पहले समझ लो, अवनति वक्र या घटनशील वक्र, इस प्रकार के वक्र में क्या होता है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या आपकी बढ़ती है वैसे वैसे सीखने की गति कम होती जाती है। आप लोगों के साथ यही होता है, पहले दिन आप बड़े जोश और जुनून के साथ, सिर्फ एक ही सपना होता है कि अब सरकारी नौकरी लग के निकलेंगे इधर से, किताबें खरीदते हो 10-5 इतनी मोटी मोटी, बढ़िया पढ़ने आते हो जम जमा के, एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, चौथे दिन पढ़े, बाद में तुम्हारा हो जाता है अनुबंधन, ठीक है। फिर चलती है चीजें कि वो लैंग्वेज मेरे समझ नहीं आती, कम बोला करो। हाँ, शुरुआत में ऐसे लगता है बोले 600 पेज की बुक है, रोज 60 पेज पढ़ूंगा, 10 दिन में सलटा दूंगा, यही होता है ना। बाद में शाम को तुम खोलते हो, पता चला 6ठे पेज में नहीं पहुंच रहे। हकीकत है ये, मैंने भी जी है जिंदगी, इसीलिए बड़े छोटे छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ सारी चीजें। तो ये हो गया आपका गठनशील वक्र। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया। उदाहरण आप देने नहीं देते, बीच में बोल जाते हो, वरना उदाहरण कमाल गए हैं, ठीक है। अगला वक्र लिखो तुम, चौथा वक्र, अधिगम के वक्रों में चौथा वक्र लिखो आप, गठन वो सॉरी एस आकार वक्र। वो बताता हूँ बॉस, ये आपके मोस्टली तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर में बनेगा, ठीक है। सेकंड पेपर में 99% चांस नहीं है। अब तुम्हें सो लग रहा होगा क्यों पढ़ा रहे हो, वो 1% पूछ लिया तब तो मैं पढ़ा जाऊं, बाद में ऐसा नहीं हो पेपर में जाने के बाद मेरी शक्ल याद आए कि एक मनहूस आदमी था, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ये आएगा कि राम जब 5वीं कक्षा में था 97% अंक अर्जित किए, 8वीं कक्षा में जाते जाते राम का जो परिणाम है वो 57% रह गया। तो निम्न में से कौन सा वक्र बन रहा है, क्या उत्तर होगा आपका? अवंती नहीं, अवनति। अवंती हो जाता है नाम, ठीक है। फ्लो फ्लो में ये तो देखा करो बोल क्या रहे हैं हम। ऐसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है।
दूसरा इसमें पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी, उसकी सीखने की गति कभी तीव्र तो कभी कम होती है, या फिर हम कहे एक विद्यार्थी कक्षा 5 में 97% अंक अर्जित करता है, कक्षा 6 में 80% अंक अर्जित करता है, वापस कक्षा 7 में 85 या 92% अंक अर्जित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बन रहा है? वो बनेगा आपका ये वाला वक्र, ऐसा आकार वक्र। इस प्रकार के वक्र में क्या होता है, मेरे हाथ से क्या ये लाइनें सीधे नहीं चलती, आप अच्छी अच्छी बनाना है ना, कोशिश करते रहिएगा। ऐसा आकार वक्र, इसका दूसरा नाम मैंने लिखा सर्पिलाकार वक्र। सर्पिलाकार से क्या मतलब है यहाँ पे? समझदार हो यार तुम तो, हैं? इसका सर्पिलाकार से मतलब है सर्प के आकार का। तो सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। और एग्जांपल बताऊं कैसे चलता है? कभी लड़कों को बाइक चलाते हुए देखा है? कैसे चलाते हैं? ऐसे ऐसे। वो वाला वक्र है, ठीक है। तो सर्पिलाकार वक्र, इसमें प्रयासों की संख्या और ये है आपकी अधिगम की मात्रा। और आपके साथ कुछ बच्चों का ये वक्र भी बनता है। ये वक्र कैसे बनता है? आप 5 दिन पढ़े, धीरे धीरे बैक में आते गए, न्यूट्रल होते गए इधर, पता नहीं किस वजह से आपका मन नहीं लग रहा। 6-7 दिन पढ़े, पहले दिन जो परफॉर्मेंस थी 7वें दिन कम होती गई। या फिर मैं कहूँ, मैं पहले एक बार क्लास ले गया 3 घंटे, उस दिन जोश जुनून से पढ़े, मैं बीच में गायब, आपने भी नोटबुक को ले जाके रख दिया होगा। सही है? याददाश्त कमजोर हो गई, बादाम खाया कर। देखो एस आकार वक्र। फिर उसके बाद में पीटीआई सर आया आपकी क्लास में, उन्होंने दिया आपको भरपूर मोटिवेशन, पता नहीं क्या क्या। और मैं तो मोटिवेशन के नाम पे एक ही चीज बताता हूँ कि आप हमेशा एक चीज देखा करो, बाकी सब चीजें ताम झाम ये दुनिया मोटिवेशन वो कुछ नहीं है, वो कोई काम नहीं है कि ये पढ़ो वो पढ़ो और ऐसे दिनचर्या बनाओ, सब बन जाती है। अपना मोटिवेशन एक ही है, क्या? इस पे ध्यान दिया करो। वेतन पे वेतन लागू होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कब 1 लाख सैलरी हो गई, कब 1.5 लाख हो गई। तो इस पे ध्यान दिया करो कि इतना पैसा आएगा, मैं खर्च कहाँ करूंगा, ठीक है। और लड़कियों, तुम्हारी सारे सामान आ जाने इसमें मेकअप के, ठीक है। एस आकार वक्र में क्या होता है, कभी सीखने की गति प्रयासों के साथ कम होती है, कभी तीव्र होती है, कभी कम कभी तीव्र। ऐसा आप में से कई लोगों के साथ होता है। घर जाके आते हो, घर के हालात देखते हो, फिर 2 दिन बढ़िया पढ़ाई करते हो। आप देखते हो कि पापा काम पे गए, किसी ने पैसा नहीं दिया, जिससे उधार ले रखा है उसने बेइज्जती कर दी। होता है, सबकी फैमिली में होता है ये, आपके साथ नहीं मेरे साथ भी होता है। तो ये उस परिस्थिति में बनता है कि जैसे जैसे आपको अभिप्रेरणा मिलती है, आप पढ़ना तेज कर देते हो, लेकिन कुछ समय बाद पढ़ना धीरे कर देते हो, या फिर किसी और कारण से आपका पढ़ना धीमा हो जाता है, फिर तेज हो जाता है, फिर धीमा, फिर तेज। तो ये हो गया एस आकार वक्र, सर्पिलाकार वक्र। एस इसलिए बोलते हैं, ये एस शेप में है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, छाप लो, छाप लिया, ठीक है। इसमें नोट डाल के लिखो, क्या सैलरी लिख ले मोटिवेशन बराबर सैलरी, बाकी ये कड़ी मेहनत संघर्ष परिणाम पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तामझाम, वो अपने कोई काम का नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ पढ़ाने, मेरा मोटिवेशन क्या है? पैसा। तो आपका भी वही होना चाहिए। आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्यों 15 महीने खुद को इन हालातों में रखोगे? पैसा, सब कुछ गेम उसी का है ना, ठीक है। नोट डाल के लिखो, इस प्रकार के वक्र में, इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है।
इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। उसे क्या कहते हैं? एस आकार वक्र, सर्पिलाकार। आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नए वालों को बड़ी मस्ती के साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सी साउथ की मूवी चल रही है, अपनी समझ से बाहर है, ठीक है। आगे वाला आप टॉपिक कौन सा लोगे? याद है किसी को सिलेबस में से? तो आगे वाला टॉपिक आप लगाओ, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास। कोई उम्मीदवार है जो पानी ला सकता है बाहर जाके? वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंग्लिश भी लिख लो, ज्यादा नहीं, टॉपिक टॉपिक के नाम तो आप लिख सकते हो। खुद को चेंज किया करो, भाषा सीखा करो। शिक्षा वही होती है जो आपका व्यवहार बदल दे। इंग्लिश लिखो क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई साहब बात मत करो, जितने प्यार से पढ़ा रहा हूं ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार से पढ़ो, उतने से काम नहीं चलेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश में टॉपिक टॉपिक के नाम आप याद कर लिया करो, ठीक है। तो घर जाके भी तो बताओ कि इंग्लिश भी सीखी है हमने। चेंज किया करो खुद को थोड़ा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। शिक्षा वही होती है जो आपका व्यवहार बदल दे, रहन सहन बदल दे, बोलने का तरीका बदल दे, देखने का नजरिया बदल दे, ठीक है। यह है आपका अगला टॉपिक। बात आती है वृद्धि एवं विकास। ये किसके संदर्भ में पढ़ना है हमें? मनुष्य के संदर्भ में। कि एक बच्चा होता है, बच्चा ही होता है ना स्टार्टिंग में, धीरे धीरे बड़ा होता है, बालक बनता है, पहले शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, चलती रहती है अवस्थाएं जीवन की, ठीक है। तो हम मानव के जो विकास का, मनुष्य के जो विकास का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? बाल विकास। आपने कभी सुना है बाल विकास टॉपिक फर्स्ट पेपर में? आपके नहीं पता होगा, सिलेबस पढ़ा करो, आया था ना पेपर में, पढ़ा करो चीजों को, ऐसे काम नहीं चलेगा। जयपुर में जो बैठे हुए हैं ना बाबा, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो रखी है, 2-2 साल से लाइब्रेरियां ज्वाइन कर रखी है, घोट के पी रखी है चीजों को उन्होंने, और आपको उनके बराबर आना है ना, तो कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिलेबस पहले देख के आया करो, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊं उसको हल्का फुल्का देख के आ जाया करो, ज्यादा नहीं। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये किसके अंदर चलते हैं? अपने बाल विकास के अंतर्गत। इसको कहते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था? बाल मनोविज्ञान। ये क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक क्षेत्र है। कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? बाल विकास। बोला करो, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका पड़ोसी नहीं हूं जो घर जाके कहूंगा गलत बोल दिया, मैं वापस चला जाऊंगा। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास, ठीक है। वृद्धि एवं विकास का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बाल विकास के अंतर्गत। तो वृद्धि एवं विकास तो आपकी हो गई मेन हेडिंग टॉपिक की, उसके अंदर लगाओ आप बाल विकास हेडिंग। समझ में नहीं आया पूछ लिया करो, तुझे तो बाहर समझाऊंगा अलग से।
हाँ, बाल विकास, इसमें लिखो मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। हो गया कंप्लीट। आगे अगला एरो लगा के लिखो, बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बाल विकास किसे कहेंगे? नलायको, और कुछ कहूं? इतना ही काफी है, देख के बोलो। क्यों भाई, एक कोई जॉब लगना है क्या? तुम लोग हंस लिया करो, बोलना मत करो बस। वो रात को ज्यादा खाना खाया था इसलिए तेज बोल रहा है। किसी को मेरी बातों को बुरा तो नहीं लगता ना? मैं कहता हूं नलायको, ये चीज है। बुरा मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा। ठीक है, ये हो गए बाल विकास। इसके आगे आपके दो शब्द दिए गए हैं, मजाक से हटके बोर्ड पे आ जाओ वापस। ये लाइन याद रख लेना, बाल विकास किसे कहते हैं? मानव विकास का अध्ययन बाल विकास, वो मनोविज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। वृद्धि एवं विकास का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम वृद्धि एवं विकास की ओर। वृद्धि एवं विकास, इसमें से आपको सिर्फ वृद्धि वृद्धि हेडिंग लगानी है। पहले तो वृद्धि एवं विकास हेडिंग लगाओ आप। वृद्धि एवं विकास, और पहली हेडिंग लगाओ वृद्धि, ब्रैकेट में लिख देना ग्रोथ, थोड़े अच्छे दिखेंगे नोट्स। वृद्धि पहली हेडिंग लगाओ। वह प्रक्रिया, समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले बोर्ड पे देखते चलो एक शब्द को, जो मनुष्य को किसकी ओर ले जाती है? परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर। विकास का एक पहलू है क्या? वृद्धि। विकास क्या है? एक व्यापक अवधारणा है, विकास विस्तृत रूप से है। पहले ये लाइन उतारो आप, उसके बाद में आगे का बताता हूं। वह प्रक्रिया जो मनुष्य को परिपक्वता की ओर ले जाती है। आगे आप अगर लिखोगे, उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार शारीरिक लक्षणों का क्या होना? प्रकट। भैया प्लीज बात मत करो। उम्र के अनुसार शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना क्या कहलाता है? वृद्धि। एक एक शब्द की क्या है?
बहुत भूमिका है। अंतर जब भी समझ में आएगा वृद्धि एवं विकास का, जब आप इनमें से एक एक शब्द को अच्छे से गौर से पढ़ोगे कि वह प्रक्रिया जो मनुष्य को परिपक्वता की ओर ले जाती है। परिपक्वता अलग है, वृद्धि अलग है। पता चला ना यहाँ से। उम्र के अनुसार कौन से लक्षण प्रकट होना? शारीरिक लक्षण। उम्र के अनुसार शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना, ये क्या कहलाती है आपकी? वृद्धि या फिर अभिवृद्धि। दोनों शब्द यूज में होते हैं। एग्जाम में अभिवृद्धि दिखे, घबराना बिल्कुल नहीं है। वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही है। कर लिया नोट डाउन आपने? ठीक है। यहां से क्या समझ में आया आपको? कुछ नहीं, मैंने समझाया नहीं, अभी समझा रहा हूं कि ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को परिपक्वता की ओर ले जाती है। परिपक्व कब होता है आदमी? परिपक्वता में दो चीजें सम्मिलित होती है। क्या क्या? शारीरिक और मानसिक, दोनों रूप से आदमी परिपक्व होता है, उसको परिपक्वता कहते हैं। या फिर दोनों में क्या हो, बढ़ोतरी हो, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तब जाके आदमी परिपक्व होता है। मात्र शारीरिक लक्षणों का जो प्रकट होना है वो कहलाती है आपकी अभिवृद्धि। ठीक है। अभिवृद्धि पहले सबसे छोटी अवधारणा है, उसके बाद में परिपक्वता, और फिर आता है आपका, अलग अलग चीजें हैं। एक चीज समझ में आई होगी, अभिवृद्धि छोटी संकल्पना है, मात्र शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना। कौन कौन से शारीरिक लक्षण? आपके शरीर का आकार, रंग, रूप, लंबाई, वजन, ये सब किसमें सम्मिलित किए जाएंगे? वृद्धि में। तो आगे लिखो आप, शारीरिक लक्षणों जैसे आकार, आकृति, भार, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, भार को वजन लिख सकते हो, रंग, रूप एवं शरीर के अंगों की क्या है? बढ़ोतरी। अब समझ में आया अभिवृद्धि क्या है? रंग, रूप, आकार, आकृति, शरीर के अंगों का बढ़ना, ये क्या कहलाती है? वृद्धि और विकास नहीं कहलाती लाला, वृद्धि कहलाती है। ठीक है। ये है आपकी वृद्धि की परिभाषा। आपको इसको यहां से याद करना है। प्रश्न कैसे आएगा आपका एग्जाम में? मात्र शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना या शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? आपको क्या उत्तर देना है? वृद्धि। ये बात आप याद रखोगे, दिमाग में बिठा लोगे। बड़े इजी इजी क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड पेपर में, इतना कोई डीप नहीं आएगा। बढ़िया लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में। तो ये अभिवृद्धि की आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, कि आकार, आकृति, भार, रंग, रूप एवं शरीर के अंगों की बढ़ोतरी क्या अभिवृद्धि कहलाती है। मैं आपसे पूछूं, अभिवृद्धि स्टार्ट कब होती है और खत्म कब होती है? प्रारंभ कब होती है और अंत कब होता है, या फिर कब तक चलती है? अपना शरीर कब बढ़ना स्टार्ट होता है और कब तक? कोई बताएगा? बायोलॉजी का स्टूडेंट है यहाँ पे कोई? कोई नहीं है, मैं बता देता हूं। अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। गर्भावस्था जानते हो ना, प्रेगनेंसी बोलते हैं जिसे। ठीक है, वहां से स्टार्ट हो जाती है और ये कब तक चलती है? ये चलती है किशोरावस्था तक। किशोरावस्था जो आप एडल्ट हो चुके हो, यहां तक चलती है। गर्भावस्था के 2 सप्ताह बाद अभिवृद्धि स्टार्ट हो जाती है, कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है। वहां से अभिवृद्धि प्रारंभ होती है और आपकी किशोरावस्था तक चलती है। कुछ लोगों के मन में दिक्कत आ रही होगी, सवाल आ रहा होगा
कि सर उम्र भर क्यों नहीं चलती, क्योंकि किशोरावस्था तक आप सबका शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, इसलिए अभिवृद्धि की प्रक्रिया या वृद्धि की प्रक्रिया कहाँ तक चलती है? अवस्था तक। आगे की लाइन आप लिखोगे, अभिवृद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ, अभिवृद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भावस्था से हो जाती है, हो जाता है। गर्भावस्था से हो जाता है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भावस्था से हो जाता है तथा किशोरावस्था तक चलती है। जब तक आप किशोर होंगे, जवान होंगे, यंग होंगे, तब तक ये चलती है। आप लोग हो गए अब प्रौढ़। किशोरावस्था की अवधि किस कहा जाता है? जो ये टीन एज होती है ना, 13 से 19, 19-20 साल तक, मैक्सिमम 20 साल तक आदमी बढ़ता है। कोई नालायक अपवाद होते हैं 1-2 इंच 21 साल में बढ़ जाते हैं, उनको अपन को ध्यान नहीं रखना। कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है, जन्म से नहीं होता। इस बात को ध्यान रखो, नोट रखो। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ माना गया है, कब से माना गया है? गर्भावस्था से। आप सब काफी समझदार हो। एक बात बताओ, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बच्चा बढ़ता है ना, ठीक है? स्टार्टिंग में एक कोशिकीय होता है जो भी है आपका, उसके बाद में 2 कोशिकाओं में डिवाइड होता है। 2 कोशिकाएं, धीरे धीरे जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है जिसे कहते हैं। भ्रूणावस्था 9 महीने बाद जब परिपक्व हो जाता है बच्चा, उसके बाद में बच्चा होता है। तो अभिवृद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से हुआ? गर्भावस्था से। और कहाँ तक चला? किशोरावस्था तक। ये नोट कर लेना है आपको। आगे आप हेडिंग बनाओ विकास। ध्यान रहे, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी कोचिंग के नोट्स मिला लेना सेकंड पेपर के, जो आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ाते हैं ना। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है मेरी, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। किसी से भी कंपेयर कर लेना, किसी से भी समझ लेना, अगर कहीं एक शब्द भी कम हो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। आगे आप नहीं पढ़ोगे, आगे आप फेल होते हो, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है? आगे बनाओ आप हेडिंग विकास। सर ने कहा था पीपीटी से पढ़ा दो, जल्दी से सिलेबस करवा दो। आप लोगों की राय ली मैंने, आपने कहा बिना पीपीटी, बड़े प्यार से पढ़ा बिना पीपीटी, एक एक अक्षर लिखवाते हुए। आगे बनाओ हेडिंग आप विकास, डेवलपमेंट लिख लो इसको, ठीक है? विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, बताएंगे आप मुझे? कौन कौन से अपने पक्ष हैं जो विकास में शामिल होते हैं? क्या वृद्धि को ही विकास कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता। ये तो क्लियर हो गया ना। वृद्धि एवं विकास मैंने 2 अलग अलग शब्द लिखे, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है? वृद्धि आपकी क्या हो गई? एक शब्द में ध्यान रखो, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है? वृद्धि जहां भी दिखे आपके माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए, एक ही अक्षर आना चाहिए, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक विकास नहीं, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है? विकास इन सब चीजों को मिलाकर बनता है। विकास में विकास मात्र अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ये लाइन समझ में आई आपको? जब मैं कहूं तब लिखा करो, जब मैं कहूं तब समझा करो। विकास मात्र अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ये बहुत अच्छी लाइन है। इस लाइन के कहने का मतलब है जो आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं उन्हें ही मात्र हम विकास नहीं कह सकते। अब इस लाइन को देख के एक चीज और आई होगी आपके माइंड में कि
इसके अलावा भी कुछ होता होगा अभिवृद्धि के अलावा जो विकास में सम्मिलित है, शामिल है, और चीजें भी होती होंगी, तब जाके कंप्लीट रूप से हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है। आपके गांव में अगर किसी के गांव में लाइट नहीं है, रोड बन जाए, तो आप कह सकते हो गांव विकसित है? नहीं। किसी भी गांव को विकसित तब कहा जाएगा ना, तब रोड लाइट भी हो, रोड भी हो, पावर हाउस हो, और भी जो सरकार की सुविधाएं हैं वो हो, तब जाके पूर्ण रूप से विकसित कहा जाएगा। वैसे ही विकास एक व्यापक अवधारणा है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक कह दो आप, संज्ञानात्मक कह दो, बात एक ही है, जिसने बोला नाराज नहीं होना। शारीरिक, संज्ञानात्मक, एक होता है संवेगात्मक। संवेग जानते हो ना क्या होते हैं? इमोशंस, ठीक है? गुस्सा आना, प्यार आना, नफरत होना, ये सब संवेग है आपके। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक। आदि सभी पक्षों को क्या है? विकास में सम्मिलित किया जाता है। विकास में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती है, बोलो एक बार। मैंने यहां एक शब्द लिखा, आदि। आदि के अंतर्गत और भी कई अपने व्यवहार के पक्ष हैं जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे चारित्रिक पक्ष है, किसी का कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, उसको भी विकास में। और जैसे आध्यात्मिक पक्ष है, कौन भगवान में कितनी रुचि रखता है, अध्यात्म में कितनी रुचि रखता है, वो भी विकास में सम्मिलित है। आपके काम की चीजें ये है, शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक पक्षों को विकास में क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। जल्दी से नोट डाउन करो, इसको फिर से समझाता हूं मैं एक बार आपको। इसमें एक वर्ड लेना आप, सामाजिक विकास। ये भी आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी पक्षों को विकास में सम्मिलित किया जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो, पीछे से एक दो लोग लिख लेते हैं, उनकी स्पीड अच्छी है। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? मात्र शारीरिक पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं। लिखते जाओ, सुनते भी जाओ साथ में। विकास में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती है? शारीरिक, पता नहीं चल रहा, सब मिक्स हो गया। जो भी है आप रिपीट कर लेना कि विकास मात्र अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। शारीरिक अंगों के बढ़ने को हम विकास नहीं कह सकते। कोई आदमी शारीरिक रूप से कितना ही अच्छा हो जाए, इधर मामला खाली है, तो उसको विकसित बोल सकते हो क्या आप? किसी के अंदर दिमाग नहीं है, शरीर से बढ़िया हैंडसम दिखता है, तो उसको विकसित बोल सकते हो क्या? नहीं। उसको आप क्या बोलोगे? ये भ्रूण है। भ्रूण का मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है ये, ठीक है? तो ये उतार लो। इन सभी पहलुओं को विकास में सम्मिलित किया जाता है। आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक या फिर मानसिक, संवेगात्मक, आपके इमोशंस जो होते हैं ना, उसका विकास भी विकास में सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक, आप सामाजिक रूप से कैसे हैं, सामाजिक है या गैर सामाजिक है। आप नैतिक रूप से कैसे हैं, आपके नैतिक मूल्य कैसे हैं, अच्छे बुरे में फर्क कर पाते हो या नहीं, नैतिक विकास कैसा है, ये सभी विकास में सम्मिलित होते हैं। आप अगली बात मुझे बताएंगे, विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? विकास की प्रक्रिया कहां से
गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और चलती कब तक है? नलायको, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ भी गर्भावस्था से हो जाता है। गर्भावस्था से कैसे हो जाता है? अभिवृद्धि विकास में सम्मिलित होती है, इसलिए गर्भावस्था से विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है और चलता कब तक है? मृत्यु तक चलता है। जब तक आदमी शमशान घाट में नहीं पहुंच जाता ना, तब तक हमेशा विकास होता रहता है, तब तक कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारा मृत्यु तक विकास होता रहता है। मानसिक विकास से समझ सकते हैं हम। शारीरिक विकास किशोरावस्था तक, मानसिक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मानसिक विकास जीवन पर्यंत कैसे चलता रहता है? आप आज भी सीख रहे हो, कल भी सीखोगे, परसों भी सीखोगे। तो आगे लिखो एरो लगा। विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत का मतलब जिंदगी भर, लाइफ टाइम। मृत्यु शब्द यहां हम लिख नहीं सकते। शब्दों की भी उपयोगिता होती है, कहाँ क्या यूज करना है समझाने को मैं यूज कर सकता हूँ, लिखवा नहीं सकता। गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, आगे एक बात बताओ, मुझे लिख लिया होगा कि ऐसा होता है कि विकास सभी जगह होता रहता है। सब जगह आप यहाँ हो, आपका भी विकास है, बाहर कोई इंग्लैंड में रह रहा है उसका भी। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह पाई जाने वाली प्रक्रिया है, संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है और निरंतर चलती रहती है जिंदगी में। निरंतर का मतलब गति कभी तीव्र हो सकती है विकास की, कभी कम हो सकती है, लेकिन होता जिंदगी भर रहता है ना। तो अगली लाइन लिखो आप, विकास एक सार्वभौमिक सतत प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है सभी जगह उपलब्ध होने वाली, सतत का मतलब लगातार चलने वाले। हो गया ये आपका इंट्रोडक्शन था वृद्धि एवं विकास का। अगली हेडिंग आप बनाएंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक बार और आपको अच्छे से लिखा देता हूं। वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर, दो पोर्शन बनाओगे आप पेज के, एक साइड वृद्धि, एक साइड विकास, बीच में लाइन। पहला नंबर लिखोगे वृद्धि में, मात्र शारीरिक पहलू में होने वाले परिवर्तन। मात्र शारीरिक पहलू में होने वाले परिवर्तन। मात्र शारीरिक पहलू में होने वाले परिवर्तन लिख लिया अभिवृद्धि में। इधर विकास में आप लिखोगे सभी पहलू ब्रैकेट में लिखोगे शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक,
नैतिक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन। ये आपके कहलाएंगे विकास, कि जो सभी पहलुओं में व्यवहार के सभी पक्षों में जो परिवर्तन होते हैं, ये अपने व्यवहार के अलग अलग पक्ष हैं। शारीरिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, ये अपने व्यवहार के अलग अलग पहलू या पक्ष हैं। इनमें सब में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? विकास। दूसरा अंतर आप लिखोगे, अभिवृद्धि की प्रक्रिया, अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है कहां तक चलती है? किशोरावस्था, तथा किशोरावस्था तक चलती है। तथा किशोरावस्था तक चलती है। इसके सामने विकास में लिखना है, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है, गर्भावस्था से होता है तथा जीवन पर्यंत चलती है, तथा जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है। अगला तीसरा अंतर आप लिखोगे, अभिवृद्धि क्या है? विवृद्धि सूचक होती है। थोड़ा सा अजीब लगता होगा आपको ये वर्ड, फिर भी मैं बता दूंगा। एक बार लिखे, अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है। इधर आ जाओ आप विकास में। विकास कैसा होता है? विवृद्धि एवं ह्रास सूचक होता है। ठीक है, अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है और विकास क्या होता है? विवृद्धि एवं ह्रास सूचक। ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे शब्द आपको याद रखने हैं, इनका महत्व बहुत है। लिखो जल्दी। एक लाइन दी गई है कि अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है, लिख लिया सबने? फिर बीच में ये दिक्कत कैसे हो जाती है भाई? उछल कूद शोर शराबा। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है। विवृद्धि से तात्पर्य क्या है? कि अभिवृद्धि में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमेशा बढ़ते हैं। समझे? अपना शरीर है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बढ़ता ही रहता है ना। तो अभिवृद्धि कहां तक होती है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। तो आपने देखा होगा हमेशा अपने शरीर के अंग बढ़ते रहते हैं, आकार बढ़ता रहता है, वजन बढ़ता रहता है, लंबाई बढ़ती रहती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि शब्द का अर्थ भी आप अगर देखोगे तो क्या हो गया? बढ़ना। शाब्दिक अर्थ यही है ना, बढ़ना। तो इसमें कौन से परिवर्तन होंगे? जो हमेशा विवृद्धि होंगे, हमेशा बढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? इसके नीचे आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो बढ़ने वाले परिवर्तन। घर जाके समझ नहीं आएगा, लिख लो बढ़ने वाले परिवर्तन।
लिख लिया। आगे है विकास। विकास विवृद्धि एवं क्या होता है, हास सूचक होता है। हास शब्द का मतलब जानते हो आप, नष्ट होना, खत्म होना, नुकसान होना। नुकसान नहीं कह सकते, धीरे धीरे खत्म होना, वो होता है हास। एकदम से खत्म नहीं, धीरे धीरे खत्म होना। अभिवृद्धि में क्या होता है, चीजों का निर्माण होता है, चीजें बनती है, हमारा शरीर बनता है, बॉडी शेप बनती है। विकास में दोनों चीजों को सम्मिलित किया जाता है, चीजें बनती है और जिस तरीके से बनती है ना, उसी तरीके से धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होती है। विकास कब तक चलता है, जीवन पर्यंत, यानी हम कह सकते हैं मृत्यु तक। आपके स्टार्टिंग में क्या होगा, चीजें बनेंगी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। पहले बच्चा एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण, शैशवावस्था में शिशु पैदा होता है, उसके बाद में बाल्यावस्था में चलना सीखता है, पहले घुटनों के बल, फिर पैरों पे खड़ा होके, धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, शरीर बढ़ता जाता है, पहले इतना सा, नहीं इतना तो नहीं, इतना सा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, बाल्यावस्था में इतना इतना इतना, आज इतना। ये हो गई आपकी वृद्धि, जो आपको शरीर में बाहर से दिख रहा है। जबकि विकास में ऐसा नहीं होता। विकास में किशोरावस्था के बाद में आप में आई प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था तक आपका शरीर अच्छे से डेवलप हो गया, विकसित हो गया। उसके बाद में प्रौढ़ावस्था में आप ऐसे बने रहते हो जैसे हो, 10-20 साल बढ़िया चलती रहती है जिंदगी। उसके बाद में आप पहुंचते हो 45 साल के लगभग, देखा होगा 45 साल के लगभग आपके शरीर में वो परिवर्तन आते हैं जो आपको कहाँ ले जाते हैं, खत्म होने की ओर। सही है, खत्म होने की ओर। अगर मैं कहूँ कि बुढ़ापे वाले लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, बचपन में आप दौड़ लगाते हो बढ़िया स्पीड में, 45 साल बाद में धीरे धीरे घुटने जवाब देने लग जाते हैं, तो ये क्या हो गया, हास। हड्डियां बोलने लग जाती है, चेहरा जो कभी चमकता था जवानी में, 45 साल में झुर्री आ जाती है, अपनी कार्य क्षमता कम हो जाती है। आज हम 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, और कोई नहीं कहे तो 12 घंटे पढ़ सकते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार, पूरी रात पढ़ रहा हूं मैं। बल्कि बुढ़ापे में 45 साल बाद ऐसे नहीं होगा, आप 1 घंटे 2 घंटे कहीं से बैठ नहीं सकते अच्छे से। बड़े बुढ़े लोगों को देखा होगा ना कि बैठने में समस्या। धीरे धीरे जो निर्माण हुआ था ना किशोरावस्था तक, वो किस में बदल जाता है, हास में, या फिर चीजें खत्म होने की कगार पे आ जाती है। और अंत में आदमी की क्या होती है, मृत्यु। इसी को क्या बोलते हैं, जन्म और मरण चक्र। विकास में दोनों चीजें सम्मिलित होती है। आपको आई चीजें समझ में। विवृद्धि का मतलब मैंने आपको समझा दिया। हास का मतलब लिख लो कि खत्म होना या कम होना, खत्म होना या कम होना। लिख लिया सब। अगला अंतर आप लिखो, अभिवृद्धि का मापन संभव है। अभिवृद्धि का मापन संभव है, सिर्फ चौथा लिखना है, पांचवा नहीं लिखना। अभिवृद्धि का मापन संभव है। विकास में लिखो, विकास के कुछ पक्षों का मापन संभव है। विकास के कुछ पक्षों का मापन संभव है। विकास के कुछ पक्षों का मापन संभव है। ठीक है, कुछ समझ में आया या फिर वैसे ही यस बोल दिया। देखो, अभिवृद्धि का मापन संभव कैसे है। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं, बिल्कुल फटाक से आंसर दिया करो, कौन से परिवर्तन, शारीरिक। शारीरिक परिवर्तनों को हम माप सकते हैं, नहीं माप सकते। कैसे माप सकते हैं, आपकी लंबाई बढ़ रही है, बढ़ती है ना, आप फिट में मापना शुरू कर देते हो,
ठीक है, 1 फीट, 2 फीट, 5.5 फीट, जो भी है, किसी की 6 फीट। आपका वजन बढ़ता है, आप किस में मापते हो? किलो में, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है। तो अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका मापन संभव है, हम माप सकते हैं उनको, कोई ना कोई इकाई होती है जिसके द्वारा हम माप सकते हैं। विकास में क्या है कि सभी पक्षों का मापन संभव नहीं है, क्योंकि जैसे सभी पक्षों का मैंने क्यों नहीं लिखा कि कुछ पक्षों का मापन संभव है। जैसे विकास में शारीरिक पक्ष है, उसका मापन संभव है यहाँ से, लेकिन आप किसी का संवेगात्मक विकास, कि कौन संवेगात्मक रूप से मजबूत है, भावनात्मक रूप से मजबूत है, उसका पता कैसे लगाओगे? किसी को गुस्सा कितना आता है उसका पता लगा सकते हो क्या? किसी को किसी के लिए कितना प्यार है उसका पता लगा सकते हो क्या? नफरत का पता लगा सकते हो? जलन का पता, ईर्ष्या बोलते हैं जिसे, उसका पता लगा सकते हो? नहीं, इनका लगाया जाता है अनुमान, ठीक है। तो उसके बाद में मानसिक विकास हो गया आपका। आप ये किसी को देख के कह सकते हो कि मानसिक विकास को तो फिर भी आप आईक्यू में नाप सकते हो, बुद्धि में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मानसिक विकास को आईक्यू में नाप सकते हो, लेकिन किसी को देख के कह सकते हो कि वो कितना बुद्धिमान है? कह सकते हो क्या? कि सामने कोई बैठा है कि ये इतना इंटेलिजेंट है, कह सकते हो एक बार में देख के? नहीं ना। तो कुछ चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है, अगर इसी का टेस्ट पेपर ले तो इसकी बुद्धि का मापन किया जा सकता है। इसलिए विकास के सभी पक्षों का मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि में आगे अगला लिखो, होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, जिनकी मात्रा होती है, मापन किया जा सकता है। इधर विकास में लिखो, विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? मात्रात्मक व गुणात्मक। कुछ समझे कि जिनकी मात्रा निश्चित हो वो परिवर्तन भी होते हैं, और गुणों में जो परिवर्तन आते हैं ना इंसान के, वो भी विकास में सम्मिलित होते हैं। और गुणों का क्या लगाया जा सकता है? अनुमान। तो आप किसी भी, कोई भी कहे कि ये इतना विकसित है, आप क्या कहोगे कि आपने कैसे मापा? पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते ना, सभी पक्षों का मापन संभव नहीं है। अगला अंतर आप लिखो, 6 नंबर का अंतर। परेशान हो गए? फिर बाहर जाके मत बोलना बोर हो गए, अभी तो 1 घंटा ही हुआ होगा ना। कोई नहीं, चलने तो जब तक सर नहीं आए तब तक। आगे वृद्धि में लिखो, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि या फिर वृद्धि लिख सकते हो आप। विकास में क्या होती है? सम्मिलित होती है। अभिवृद्धि विकास में सम्मिलित होती है, ठीक है। विकास में आप लिखोगे, विकास अभिवृद्धि में सम्मिलित नहीं होता। विकास अभिवृद्धि में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, ये लाइन याद रखो कि वृद्धि हमेशा विकास में सम्मिलित होती है। वृद्धि संकुचित अवधारणा है, छोटी अवधारणा है, मात्र एक पक्ष का मापन है। अभिवृद्धि मात्र एक पहलू है हमारे व्यवहार का। और विकास
क्या है, व्यापक अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है, इसमें अभिवृद्धि भी सम्मिलित होती है और अन्य पक्ष भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यहाँ आपके वृद्धि एवं विकास में अंतर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और अब आगे सर की क्लास है या फिर नहीं है दिनेश जी की? चलो पढ़ते रहो तुम। आगे हेडिंग डलाओ, बातें नहीं, विकास में होने वाले परिवर्तन। जो पढ़ा रहा हूं ना, किताबें खोल खोल के देख लेना, जो भी अच्छे अच्छे राइटर है, कहीं दिख जाए ना लाइन है तो बता देना। विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं आपके अनुसार, कोई बताएगा? देखिए, विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इधर आ जाओ आप जल्दी से। पहला कौन सा? आकार में होने वाले परिवर्तन। एक बार इधर समझ लो, आकार में होने वाले परिवर्तन। दूसरा कौन सा? कौन सा? अनुपात में होने वाले परिवर्तन। तीसरा कौन सा? पुराने चिन्हों का लोप होना। और अगला कौन सा है? नवीन चिन्हों का प्रकट होना। पीछे बातचीत नहीं। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैंने नहीं दिया कभी, इसलिए ऐसी है। क्या मैंने नहीं दिया तब ऐसी है, और तुमको भी नहीं देना है ध्यान? क्या? विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले है आकार में होने वाले परिवर्तन या फिर शारीरिक परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में होने वाले परिवर्तन। जो परिवर्तन है, पहले जो चीजें हैं उनका बढ़ जाना, अनुपातिक रूप से बढ़ जाना, पहले कम थी अब ज्यादा हो जाना। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप होना। लोप होने से मतलब है गायब होना, खत्म होना। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें जन्म के समय प्राप्त होती है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। दूध के दांत होते हैं आपके, चले जाते हैं ना। सर के बाल हैं, पहले काले, नहीं सबसे पहले तो कैसे होते हैं पता ही नहीं, उसके बाद में काले, फिर सफेद, और किसी किसी के तो प्लेटफॉर्म खाली। आगे है नवीन चिन्हों या लक्षणों का क्या है, प्रकट होना। नवीन चीजें आ जाती है, नवीन लक्षण आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बुढ़ापे में जवानी वाले लक्षण खत्म और बुढ़ापे वाले लक्षण शुरू। तो ये विकास में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हो गया टाइम? ये लिखो, मैं एक बार सर से बात कर लेता हूं। अभी छुट्टी नहीं हुई, पढ़ा करो तुम। सब्जेक्ट की क्लास कितनी लगी है तुम्हारी? उधर जयपुर वाले बच्चों को हकीकत बात बता रहा हूँ, 4 घंटे कोई रेगुलर बैठ के पढ़ा देना, वो हिलते नहीं। अलग बात नहीं है, बात वही है बेटा। उन्होंने क्या है, एक्चुअल में 30-40 हजार फीस दी हुई होती है, तो उनको चीजों की कीमत पता होती है। उधर जयपुर के रहने का खर्चा हर महीने 10,000, तो उनको एक एक पैसे की वैल्यू होती है। इसलिए अब अपन ने तो क्या सोच रखा है, चलो कोई नहीं, इधर कोचिंग है वापस आ जाएंगे। तो ये है।
ठीक है, आगे आप लिखोगे विकास के सिद्धांत, अगले हेडिंग बनाओ। मैं ही कर दूंगा छुट्टी, कोई नहीं, सर की क्लास नहीं लगवाऊंगा, थोड़ा और पढ़ दो। अगली हेडिंग है आपकी विकास के सिद्धांत। कौन है भाई, नींद आ रही है क्या? नलायको, पूरी रात ट्रेन में चला हूं, मैं नहीं सो रहा। सुबह 6 बजे यहाँ स्टेशन, 6:30 बजे रूम पे, 1 मिनट नहीं सोया पूरी रात में। भाई नींद नहीं आती ना, रिजर्वेशन क्या करेगा, नींद रिजर्वेशन थोड़ी देगा। तुझे झूला मिल जाता है ट्रेन में। चलो, पहला देखो विकास के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें लिखोगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। ठीक है, समझ गए? पहले ही मैंने ये समझा दिया था कि जिंदगी भर आपका विकास होता रहता है किसी ना किसी रूप में, जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जिंदगी भर चलता रहता है। आगे लिखो विकास की मात्रा, हाँ अगला एरो लगा के, विकास की मात्रा या गति, इसी में है, इसी में है, हेडिंग में लिख दूंगा। विकास की मात्रा या गति कभी तीव्र, कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है, कभी तीव्र और कभी मंद हो सकती है। तो ये आपके विकास का पहला सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास की स्पीड कभी ज्यादा हो सकती है, गति ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। ठीक है, अगला सिद्धांत लिखो अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का मतलब समझे आप, एक दूसरे से क्रिया करना। एक दूसरे से क्रिया क्या क्या करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार विकास, इस सिद्धांत के अनुसार विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण, इस सिद्धांत के अनुसार विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, इस सिद्धांत के अनुसार विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है, गुणनफल होता है। वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का गुणनफल होता है। लिख लिया? ये सिद्धांत क्या कहता है, समझो कुछ।
इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्रिया का गुणनफल कैसे होता है कि विकास ना तो वंशानुक्रम से निर्धारित होता है और ना ही वातावरण से। वंशानुक्रम किसे कहते हैं? ऐसे आनुवांशिक गुण जो माता पिता द्वारा अपनी संतान में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। कई पीढ़ियां होती हैं जिनमें सैनिक होते हैं, कई पीढ़ी, एक पीढ़ी सैनिक फौज में, दूसरी भी फौज में, तीसरी भी फौज में। बणियों को देखा होगा आपने, पूरा खानदान बढ़िया पैदा होता है। कुछ चीजें जेनेटिक होती है ना, ये कोई दिल पे नाले में बता रहा हूं, हर जाति अपनी जगह है। वैसे तो मैं गुजर हूं, इन गुजरों के लिए कहा जाता है बुद्धि कहाँ होती है? घुटनों में, लेकिन मेरी नहीं है। तो विकास क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का क्या होता है? गुणनफल। वंशानुक्रम भी विकास में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उतनी ही भूमिका निभाता है जितना वातावरण। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक आदमी विकसित जब होगा तब कि या तो वंशानुक्रम अच्छा हो या वातावरण अच्छा हो, दोनों मिलके एक आदमी का निर्माण करते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं? एक मनुष्य का निर्माण। जैसे एक बीज होता है, उसको आप जमीन में बो देते हो, ठीक है, तो वो कितना अच्छा पेड़ बनेगा, इस चीज में दो चीजें अपनी भूमिका निभाएगी कि एक तो बीज कितना अच्छा है, ठीक है, और एक जिस जमीन में वो बोया गया है ना, वो जमीन कितनी अच्छी है। तो दोनों चीज मिलके एक अच्छे पेड़ का क्या करेंगे? निर्माण, और तब जाके अच्छा फल आएगा। अगर बीज खराब हुआ और तुम्हारी जमीन कितनी अच्छी हो तो भी कुछ नहीं होना, ठीक है। हाँ बस, तो दोनों चीजों का उतना ही योगदान होता है। ये आपने लिख लिया? यहां तक समझ में आया? रिवीजन करवाऊं? अरे भूख लग रही है क्या सही में? छोड़े आपको या और पढ़ोगे? भूख लग रही है सच में? चलो आज आपकी छुट्टी कर देते हैं ना। आओ सर, बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना मेरे छोटे भाई है, मैंने निवेदन किया है आपके लिए ना। अरे कहाँ ले जाएगा? तो किडनैप करने में है क्या? क्या चक्कर है तेरा? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कहने का